Hello everyone. So in this video, we'll discuss JEE Advanced 2021 paper. So without wasting any time, let us start with the math section. Uh, the first question which came was, consider a triangle whose whose two sides on the x-axis, whose two sides lie on the x-axis and the line मतलब एक साइड उसकी x एक्सिस है दूसरी साइड क्या है x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो अगर ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर इज 1,1 then we have to find the equation of circumcircle of this triangle. So the coordinate of ortho center are 1,1 and the equation of these two line are x plus y plus 1 equal to 0 और जो दूसरी लाइन है वो क्या थी x एक्सिस थी दैट मींस उसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 0. सो जो भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है अगर हम उसमें देखें द इक्वेशन ऑफ एडी वेयर एडी इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या होगी परपेंडिक सबसे पहले एडी जो होगा इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस यानी कि उसकी जो इक्वेशन आएगी इट विल बी ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. अब नाउ अब क्या मैं बोल सकता हूँ ऑर्थो सेंटर जो होगा इट विल लाई ऑन एडी और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 1,1 तो एडी की इक्वेशन क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 1. सो सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 1 है तो a का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आएगा 1 आएगा और अगर a का x कोऑर्डिनेट 1 है तो हम लोग यहाँ पे इसमें x की वैल्यू कितनी रख देंगे 1 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2. तो वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होंगे एबीसी जहाँ पे a का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, -2. अगर हम b के कोऑर्डिनेट की बात करें तो b का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम सबसे पहले b का जो y कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट ये क्या होगा 0 होगा क्योंकि BC जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रही है. ठीक है अब हमें इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है हमको ये पता चल गया कि b का जो y कोऑर्डिनेट है इट इज 0. अगर हम इक्वेशन ऑफ BE देखें तो इक्वेशन ऑफ BE क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट x माइनस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अब जो बी होगा इट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल तो 1,1 से डेफिनेटली पास कर रहा होगा तो हम लोग इसमें 1,1 सेटिस्फाई करा देंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. तो बी ई की इक्वेशन जो आएगी इट इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स. अगर बी का y कोऑर्डिनेट 0 है तो x कोऑर्डिनेट भी कितना होगा 0. तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0,0 यानी कि जो b होगा वो क्या होगा ओरिजिन होगा. अब a के कोऑर्डिनेट हमें पता है b के कोऑर्डिनेट पता है और a का कोऑर्डिनेट पता है b का कोऑर्डिनेट पता है और c का भी कोऑर्डिनेट हमें पता है कैसे क्योंकि c पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा अगर हम y की वैल्यू इसमें 0 पुट करें तो x कितना आ जाएगा -1. तो a का कोऑर्डिनेट कितना है -1, -2. b का कोऑर्डिनेट कितना आया हमारे पास 0,0 तो और c का कोऑर्डिनेट कितना आया -1,0. अगर इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा होगा दैट इज b से पास कर रहा होगा. अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0. ये उसकी इक्वेशन हो जाएगी. नाउ अब ये ए पॉइंट से पास कर रहा है और सी पॉइंट से पास कर रहा है. सी के कोऑर्डिनेट क्या है -1,0. अगर हम इसमें इसको x की वैल्यू -1 रखते हैं और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 2g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी. तो 2g कितना आ गया 1 आ गया. सिमिलरली अगर हम ए पॉइंट को सेटिस्फाई कराएं तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2. अगर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं तो x की जगह 1 रखा y की जगह -2 तो यहाँ से 2f की वैल्यू कितनी आई 3 आई. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 3y इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC. अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन मैथ्स में क्या दिया हुआ था हमको एरिया निकालना था ऑफ द शेडेड रीजन कि जब x जो वो 0 से लेके 9/4 के बीच में लाई करे यानी कि इस रीजन में. ठीक है साथ ही साथ y क्या था 0 से 1 के बीच में यानी कि ये वाला बॉक्स आ गया हमारे पास इन दो कंडीशन से. थर्ड कंडीशन हमारे पास थी क्या थी x इज ग्रेटर देन
3y, अगर x 3y से बड़ा है तो x इज इक्वल टू 3y वाली लाइन कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, अब x जो है वो 3y से बड़ा है तो उसका रीजन कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हमको पता चल गया इस लाइन के और इन दोनों लाइन के बीच का रीजन, इन दोनों और इन दोनों लाइन के बीच का रीजन, और एक ये वाला रीजन, इन तीनों का इंटरसेक्शन। और साथ ही साथ x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 2, ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन है, इससे ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो ये वाला रीजन। तो अगर हम इन चारों का कॉमन रीजन बताएं तो इन चारों का कॉमन रीजन क्या आएगा, ये वाला कॉमन रीजन आएगा। क्लियरली ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया हमने लेट अस सपोज ए बी सी डी। तो हमें इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। सबसे बेस्ट वे इसका क्या है एरिया निकालने का, आप क्या करो, कोई भी डायगोनल ले लो, चाहे ये वाला डायगोनल ले लो या ये वाला डायगोनल ले लो। तो एक डायगोनल ऐसे कितने दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा, दोनों ट्राइंगल्स का हम एरिया निकाल के सम कर देंगे। लेट अस सपोज अगर हम बी डी डायगोनल लेते हैं तो सबसे पहले हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। सी के कोऑर्डिनेट तो क्लियरली 9/4, 0 होंगे, क्योंकि ये लाइन ही कौन सी है, x इज इक्वल टू 9/4 वाली लाइन। ठीक है, अच्छा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाली लाइन ये रही। अगर हमें d चाहिए तो d इसका क्या है, x इंटरसेप्ट y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए और b पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, b पॉइंट पे क्लियरली 9/4 होगा x, क्योंकि x इज इक्वल टू 9/4 वाली लाइन पे लाई कर रहा है। और अगर x 9/4 है और इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, x इज इक्वल टू 3y, तो y कितना आ जाएगा 3/4 अगर हम x की जगह 9/4 रखते हैं। और a का क्या आएगा हमारे पास, a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2 का और x इज इक्वल टू 3y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो वो कितना आएगा 3/2 1/2। ठीक है, सो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आएगा वो कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी और कौन सा डीसीबी या बीसीडी, सेम ही बात है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी निकालें तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, हाफ ऑफ किसी भी ट्राइंगल एबीसी जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अगर इसका एरिया निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सेम फॉर्मूला लगा दिया दोनों ट्राइंगल के लिए, कोऑर्डिनेट हमें दोनों ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें पता थे, तो फॉर्मूला लगाया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11/32। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब ये काफी अच्छा क्वेश्चन था इस पेपर में। कंसिडर 3 सेट, 3 सेट हमको दे रखे हैं E1 F1 और G1। ठीक है, बोला क्या गया, 2 एलिमेंट्स आर चोजन फ्रॉम E1, E1 से 2 एलिमेंट निकाले और एक नया सेट सेट बना दिया S1। तो S1 में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो 1 2 एलिमेंट हो जाए, या 2 3 हो जाए, या 1 3 हो जाए। तो S1 की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन फिर हमने क्या किया, एक नया सेट E2 निकाला विच इज इक्वल टू E1 माइनस S1, यानी कि E1 में से अगर हम जो 2 एलिमेंट निकाले हैं वो हटाते हैं तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, E2 की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 3 है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इस वाले एलिमेंट S1 के करस्पॉन्डिंग देखें तो E2 कितना, सिर्फ 1 होगा। और अगर इस वाले सेट के करस्पॉन्डिंग देखें तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 2 आएगी। ठीक है, देन हमने F2 निकाला एक नया सेट विच इज इक्वल टू F1 यूनियन S1। अगर F1 1 3 4 है और S1 1, 2 हो जाए या 2, 3 हो जाए, 1, 2 हो जाए, यानी कि S1 जो हो जाए, 3 पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे, 1, 2, 2, 3 और 1, 3। और F1 हमारे पास कितना है 1 3 4। अगर 1, 3 हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो F2 सेट आएगा इट विल बी इक्वल टू 1 3 एंड 4।
ठीक है, यूनियन, क्योंकि S1 और F1 के दो एलिमेंट तो सेम ही हो जाएंगे। अगर 1,2 और 2,3 हो गया S1, तो F2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4। S2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। F2 क्या है हमारे पास? F1 यूनियन S1। तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। देन अब हमने क्या किया, F2 में से दो एलिमेंट फिर से निकालें, कोई भी दो, जो भी पॉसिबिलिटी हो, करस्पॉन्डिंग S1 के करस्पॉन्डिंग या तो इसमें से निकालेंगे या इसमें से निकालेंगे। उससे हमने क्या बनाया, एक दूसरा सेट बनाया विच इज H2। और फिर H2 को हमने क्या किया, H2 से एक दूसरा सेट बनाया G2 विच इज इक्वल टू G1 यूनियन H2। ठीक है, और फिर G2 में से दो एलिमेंट निकाले और इससे तीसरा सेट बनाया S3। और फिर देन S3 से हमने क्या बोला है, S3 से हमने एक नया सेट बनाया E3 विच इज इक्वल टू S3 यूनियन E2। E2 हमने जो यहाँ पे निकाला था फर्स्ट स्टेप में, ये वाला। अब ये तो सारी इसकी मैकेनिज्म टाइप की हो गई कि क्या क्या इन्होंने किया है। अब पूछा क्या है, इन्होंने कहा है गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E3। इट इज गिवन दैट जो E1 है हमारे पास, E1, E1 क्या है हमारे पास? 1 2 और 3, वो किसके बराबर है? E3 के बराबर है। ठीक है, and P be the conditional probability of the event S1 is equal to 1, 2। यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो दो एलिमेंट निकाले होंगे वो दो एलिमेंट निकाले 1, 2, उसके करस्पॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि E1 और E3 क्या हो जाए, बराबर होने चाहिए। गिवन गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E3, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो फर्स्ट स्टेप में एलिमेंट निकले होंगे वो होंगे 1 और 2। तो सिंपल सा फंडा है, अगर हमें ये निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे जब E1 किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे जब E1 किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। और फेवरेबल केस हमारा क्या होगा, जब E1 और E2 बराबर हो जाए, फर्स्ट स्टेप में क्या निकले, 1, 2। तो सिंपल तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा कि E1 और E2 1, 2 में कब कब बराबर होंगे। जब फर्स्ट स्टेप में 2, 3 निकलेगा, जब E1 और E3 कब बराबर होंगे। और जब फर्स्ट स्टेप में 1, 3 अगर हम लोग निकाल लें तो E1 और E3 कब बराबर होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद 1, 2। अगर हम 1, 2 देखें, अगर S1 में 1, 2 निकला तो E2 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। E2 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। ठीक है, अच्छा E2 3 के बराबर है और E3 किसके बराबर है, E1 के बराबर है। यानी कि E3 में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। ये यही E3 है हमारे पास, यही हमारे पास E3 है और यही हमारे पास क्या है, E1 है। ठीक है, तो अब देखो E2 में क्या है, सिर्फ 3 है। ठीक है, तो S3 में क्या होना चाहिए, 1, 2 होना चाहिए। यानी कि G2 से आपने क्या निकाल लिया, 1, 2 एलिमेंट निकाल लिए। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, G1 में क्या 1 है? G1 में तो 1 है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेकंड ड्रॉ होगा उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जब ही इनके यूनियन में 1 पॉसिबल है। तो H2 में हर हाल में एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो एक एलिमेंट निकाला वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए हर हाल। ठीक है, या तो यानी कि ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा। ठीक है, बट अगर हम लोग 1, 2 की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, ये वाला केस, क्योंकि H2 में हमें हर हाल में 1 चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर H2 में 1 नहीं हुआ तो फिर G2 में 1 नहीं होगा, और अगर G2 में 1 नहीं होगा तो S3 में 1 कहाँ से आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर हम P की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 1, 2 वाले केस में हमें ये देखना है कब E1 इज इक्वल टू E3 हो जाए, एंड अपॉन में क्या कर देंगे, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है व्हेन E1 इज इक्वल टू E3।
लेट अस सपोज अगर हमने फर्स्ट स्टेप में 1,2 निकाला, तो फर्स्ट स्टेप में 1,2 निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 3c2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना आ जाएगा? 3c2 आ जाएगा। ठीक है, और 1,2 कितना एक वे में निकाल सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1,1/3, सॉरी। अब हम बात करते हैं H2 निकालना है। H2 में हर हाल में 1 इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि 1 तो फिक्स है निकालने का। अगर 1 फिक्स है तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमें फिर एक H2 में एक ही एलिमेंट चूज करना पड़ेगा? तो एक तो 1 फिक्स हो गया, कितने वे में? एक वे में। और बाकी के बचे हुए 3 एलिमेंट, क्योंकि हमने 1,2 निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग F2 बनने का क्या हमारे पास? 1, 2, 3 और 4। तो 1 तो हमें हर हाल में निकालना है, बाकी के 3 एलिमेंट में से आप कोई भी एक एलिमेंट निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ता है? तो 3c1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस बाय विच वी कैन चूज 2 नंबर, वो कितने वेज होंगे? 4c2। तो 1 तो हमें निकाल नहीं था हमारे पास। ठीक है, अब बाकी के 3 में से एक नंबर और चूज करना था, तो कितने वे में चूज कर पाएंगे हम ये दो नंबर, इंक्लूडिंग 1? 1 into 3c1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज दीज टू नंबर इज 4c2। तो ये आ गया हमारे पास। देन अगर हम G2 की बात करें, इसमें अगर H2 में 1 आ गया इंक्लूडेड, तो G2 क्या बन जाएगा? G2 क्या बनेगा? G1 यूनियन H2। अब H2 में दूसरा एलिमेंट कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हीं में से होगा कोई भी, बट 1 इंक्लूडेड है, तो G2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। तो G2 हमारे पास क्या आ गया? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें से हमें कौन सा एलिमेंट निकालना है? 1,2 निकालना है, क्योंकि हमें E3 क्या चाहिए? 1, 2 और 3 चाहिए, तो 1,2 कितने वे में निकाल सकते हैं? एक वे में। अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज 2 नंबर फ्रॉम दीज 5 नंबर इज 5c2। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? व्हेन वी इन द फर्स्ट ड्रॉ वी चूज 1 and 2 नंबर, वी चूज दीज 2 नंबर्स, और साथ ही साथ उस केस में E1 किसके बराबर है? E3 के। E1 और E3 क्या है? आपस में बराबर है। हमने इस कंडीशन का भी ध्यान रखा है, तभी यहाँ पे हमने क्या निकाला? 1,2। तो इस केस में ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली अगर हम 2 और 3 निकाल लेंगे एंड 1 और 3 निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम 1 और 2 और 3 चूज करेंगे और 1 और 3 चूज करेंगे, सेम केस दोबारा रिपीट करेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, इट विल बी इक्वल टू इक्वेशन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, इट विल कम आउट एज 1/5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। हमें एक एक चीज का ध्यान देना था इस वाले क्वेश्चन में, कि कैसे E3 और E1 कैसे बराबर होंगे। ये तभी बराबर होंगे जब S3 क्या होना चाहिए? 1,2 होना चाहिए। और यानी कि थर्ड स्टेप में जो हम लोग नंबर चूज कर रहे हैं वो 1,2 होगा। और 1,2 कब सिलेक्ट कर पाएंगे? जब G2 में 1 होना चाहिए। G1 में तो 1 था नहीं, तो S2 में हमें हर हाल में क्या 1 को सिलेक्ट करना होगा। H2 में हर हाल में हमें किसको? 1 को सिलेक्ट करना होगा। तो बेसिकली F2 वाला ये वाला नंबर होगा, इसमें 1 को तो हमें सिलेक्ट करना है 1 वे से, इनटू बाकी के तीनों में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो, अपॉन 4c2, इस टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? लेट θ1 θ2 से लेकर θ10 बी पॉजिटिव वैल्यूड एंगल सच दैट सम ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू 2 पाई। इन सारे एंगल्स का सम कितना है? 2 पाई के बराबर है। ठीक है, तो इन सारे एंगल्स का सम कितना है? 2 पाई है। एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया Z1 विच इज इक्वल टू e की पावर I θ1, और फिर उसी तरह से बाकी के हमने और कॉम्प्लेक्स नंबर 9 कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफाइन कर दिए।
ठीक है, वेयर k इज इक्वल टू 2 से लेकर 10 तक i की वैल्यू इट इज √1 - 1। कंसीडर द स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको गिवन है और हमको पता करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों फॉल्स है या एक सही है एक फॉल्स है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो कैसे करेंगे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को? हमको क्या गिवन है, z1 इज इक्वल टू e की पावर i थीटा 1, ठीक है। अगर हम k की जगह यहाँ पे 2 रख दो तो ये क्या आ जाएगा, z1 e की पावर i थीटा 2, और z1 क्या है, e की पावर i थीटा 1। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, z2 निकालने में हम लोग z1 को कितने एंगल से घुमा दे रहे हैं, थीटा 2 डिग्री। हम सभी को पता है अगर समथिंग ऐसा आ जाए z इंटू ई की z0 इंटू ई की पावर आई थीटा, तो इसका मतलब बाय रोटेशन थ्योरम हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद वेक्टर z0, यानी कि z0 को आपने कितने एंगल से घुमा दिया, थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर z0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि z2 कब ऑब्टेन करेंगे, जब आप z1 को कितने एंगल से रोटेट कर दें, थीटा थीटा 2 डिग्री, यही लिखा हुआ है ना, z1 इंटू ई की पावर आई थीटा 2। तो z2 हमें कब मिलेगा, जब हम z1 को कितने से रोटेट कर दें, थीटा 2 डिग्री से। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या मैं हमेशा बोल सकता हूँ कि जो लाइन ए बी होगी, ये वाली लाइन लाइन ए बी होगी, जो इसकी लेंथ होगी, इट इज ऑलवेज बी लेस देन द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। दोबारा बोलता हूं मैं, जो लाइन ए बी की लेंथ होगी, इट इज ऑलवेज लेस देन द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यानी कि आर्क ए बी की लेंथ से ए बी लाइन की लेंथ जो होगी वो छोटी होगी। डेफिनेटली वही मैंने लिखा है, ए बी की लेंथ क्या होगी, z1 माइनस z2 का मॉड या z2 माइनस z1 का मॉड, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मस्ट बी ग्रेटर, सॉरी, इट मस्ट बी लेस देन द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। एंड सिमिलरली z3 कब हमको मिलेगा, जब हम z2 को कितने डिग्री रोटेट करते हैं, थीटा 2 डिग्री, थीटा 3 डिग्री रोटेट कर दें, क्योंकि ये तो कितना है हमारे पास, z2 के बराबर है इंटू ई की पावर आई थीटा 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि z3 हमको कब मिलेगा, जब हम z2 को कितना रोटेट कर देंगे, थीटा 3 डिग्री। तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट इसमें भी हम लोग लगाएंगे कि जो BC लाइन की लेंथ होगी, इट मस्ट बी लेस देन द लेंथ ऑफ आर्क BC, यानी कि जो ये BC आर्क की लेंथ होगी ये बड़ी होगी BC लाइन से। तो बाकी के सारे आ जाएंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2 प्लस z3 माइनस z2 का मॉड से लेके z1 माइनस z2, दे मस्ट बी लेस देन आर्क AB, फिर आर्क BC, फिर देन CD, ऐसे करते करते कहां तक, Z10 तक। यहाँ पे कहीं पे Z10 लाई करना होगा और वो एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा 1, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 10 टर्म्स इसके ये आ जाएंगे, इसी तरीके से 10 आर्क लेने पड़ेंगे हमको। अच्छा, आर्क ए बी की लेंथ कितनी होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा 2 इंटू रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 ही है, इन सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो थीटा इंटू आर होता है आर्क लेंथ, तो थीटा इंटू आर करेंगे तो थीटा 2 इंटू 1, थीटा 3 इंटू 1, ऐसे लेके कहाँ तक, थीटा 1 इंटू 1। तो बेसिकली ये कितना आ गया, इट इज ऑलवेज लेस देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 से लेकर थीटा 10 तक, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 2 पाई। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि जो पी स्टेटमेंट है इट इज ट्रू, ठीक है। अब हम क्यू स्टेटमेंट की बात करेंगे। क्यू स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे z1 स्क्वायर क्या होगा, 2i थीटा 1, ठीक है। z2 क्या होगा, 2i थीटा 1, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 2i टाइम्स ऑफ 2 थीटा 1
प्लस 2 थीटा 2 स्क्वायर लग रहा है तो केवल थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से Z3 होगा। तो बेसिकली Z2 स्क्वायर आपको कब मिलेगा, जब आप Z1 स्क्वायर को कितने एंगल से रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 थीटा 2 से। फिर Z3 कब मिलेगा, जब Z2 को आप रोटेट कर दो 2 थीटा 3 से। उसी तरह से अगर हम रोटेट करते जाएं तो इन सारे की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ दीज लाइन विल ऑलवेज बी लेंथ ऑफ दीज आर्क्स। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो सिर्फ चेंज क्या आएगा, यहाँ पे कितने से रोटेट कर रहे हैं, थीटा 2 की जगह कितने, 2 थीटा 2 से, फिर 2 थीटा 3 से। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा सारा। तो 2 कॉमन अगर हम निकाल लें तो अब भी सम थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 से लेकर थीटा 10 तक का सम कितना है, 2 पाई इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑलवेज लेस देन 4 पाई। केवल इतना ही डिफरेंस है कि Z1 और Z2 के Z1 स्क्वायर और Z2 के स्क्वायर में बेसिकली एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा एंड नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीज आर द कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर आर चोजन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, सेट एस एक सेट एस है जिसमें 100 एलिमेंट है। P1 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर इज एटलीस्ट 81। यानी कि जो मैक्सिमम होगा, 3 जो नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो कम से कम 81 होगा या इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली P1 हम कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा P1 तो निकालना ही पड़ेगा हमको। तो P1 हम कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे जिसमें तीनों नंबर 80 से कम। तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम होगा वो 80 से कम ही आएगा। तो डेफिनेटली P1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस फर्स्ट नंबर 80 से कम हो तो 80 अपॉन 100, दूसरा नंबर 80 से कम हो तो 80 अपॉन 100 इंटू तीसरा नंबर 80 से कम हो तो फिर 80 अपॉन 100। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 80 अपॉन 100 का होल क्यूब। कैंसिल आउट किए 20 से, ये 4 पे गए, ये 5 पे गए, ये किसके बराबर आ गया, 61 अपॉन 125। तो हमको क्या निकालना है, 625 अपॉन 4 इंटू P1। तो 625 अपॉन 4 इंटू P1 सिंपल कैलकुलेशन है, ये कितना आ जाएगा, 76.25। अच्छा, P2 क्या है, P2 भी द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज एट मोस्ट 40। यानी कि जो मिनिमम ऑफ चोजन नंबर है, जो 3 नंबर हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें से जो मिनिमम होगा वो ज्यादा से ज्यादा 40 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे जिसमें तीनों नंबर क्या हो जाए, 60 से सॉरी 40 से ज्यादा हो जाए। तो ऑब्वियसली उनका जो मिनिमम होगा वो डेफिनेटली 40 से तो ज्यादा ही होगा। तो 1 में से हम उसे माइनस कर देंगे तो 40 से 41 से लेके 100 तक कितने नंबर हैं, 60 नंबर आते हैं। तो पहला नंबर 40 से लेके 41 से लेके 100 के बीच में लाई करें, वो क्या होगा, 60 अपॉन 100 की प्रोबेबिलिटी से। देन सिमिलरली सेकंड नंबर भी 60 अपॉन 100 की प्रोबेबिलिटी से सिलेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड नंबर भी हम लोग कैसे 60 अपॉन 100 की प्रोबेबिलिटी से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, P2, जो P2 का आंसर आएगा, P2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 60 अपॉन 100 का होल क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, 98 अपॉन 165, 98 अपॉन 1665। ध्यान रखिए, तो आपने को क्या निकालना है, 125 अपॉन 4 इंटू P2। तो ये कितना आ जाएगा, 125 अपॉन 4 इंटू P2 की वैल्यू रख दी तो ये कितना आ गया, 24.5। क्वेश्चन में ये गिवन था कि नंबर जो भी हम चूज कर रहे हैं ये विद रिप्लेसमेंट चूज कर रहे हैं, इसलिए हमने ये वाला केस भी कंसिडर किया कि नंबर्स कैन बी रिपीटेड, जो सिलेक्टेड नंबर है वो दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये यहाँ पे केस अलग बन जाता है, 80 अपॉन 100 इंटू 79 अपॉन 100 इंटू 78 अपॉन 100, ये वाला बन जाता। बट चूंकि विद रिप्लेसमेंट है तो हमें इतना टेंशन लेने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन दो मैं ये बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन पेपर 1 का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई था नहीं पेपर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अल्फा
ये भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा एंड गामा बी रियल नंबर सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी कि इसके सॉल्यूशन है डेफिनेटली। एम रिप्रेजेंट, एम इसका डिटर्मिनेंट है, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एम निकालना है कि क्या होगा। सबसे पहले अगर इसके सॉल्यूशन है, तो अगर हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देखें जो हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था, उसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, कैपिटल डी। कैपिटल डी निकाला तो एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और जेड के कोएफिशिएंट कॉलम वाइज रखने हैं, रखती है। इसका डिटर्मिनेंट देखा, ये 0 है। अगर इसका डी 0 है और हमको पता है एक्स कितना आएगा यहाँ से, d1/d, वाई कितना आएगा d2/d, एंड z कितना आएगा d3/d। डेफिनेटली अगर d 0 है तो d1, d2 और d3 तीनों को 0 होना पड़ेगा। तो d1 हमने निकाला, x के कोएफिशिएंट की जगह हमने रख दिया अल्फा बीटा और गामा माइनस। तो ये आके हमारे पास इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। सिमिलरली अगर हम d2 की वैल्यू रखते हैं, हमने बेसिकली क्या किया, y के कोएफिशिएंट की जगह क्या रख दिया, अल्फा बीटा और गामा। तो इस केस में क्या आ गया, ये d2, ये आ गया। इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी कि फिर अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है इसमें। तो हमने देखा पहले इक्वेशन में भी एंड सेकंड इक्वेशन में भी, अगर आप देखो तो दोनों ही इक्वेशन में अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। d3 निकालते हैं, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, z वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे अल्फा बीटा और गामा माइनस 1 से। तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू ये आएगा, x की वैल्यू हम 0 के बराबर रखेंगे, तो इसमें कितना आ गया, इसमें भी वही आया, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली जो अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा की वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तभी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन पाएगा अपने से, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ m निकालना है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये डिटर्मिनेंट m का कितना है, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1, सिंपली। अब अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इसका डिटर्मिनेंट आया और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। कोई बात नहीं, तो इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डी, डी क्या है, लेट पी बी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोस पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, अगर अल्फा बीटा गामा इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, सिंपली अल्फा को हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे, बीटा को y से और गामा को z से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब अगर हम देखें, लेट d बी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 0 फ्रॉम प्लेन p, यानी कि 0 1 0 की हमें प्लेन की डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, इट इज d। तो पहले तो हम डिस्टेंस निकालते हैं 0 1 0 की इस वाले प्लेन से। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 1 रख देंगे, z की जगह 0 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -2। अगर हम x y की जगह 1 रखते हैं तो -2, और यहाँ पे इस साइड जाएगा तो -1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि √6। अब d क्या है, इसके स्क्वायर के बराबर है, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 3 अपॉन √6 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/6 विच इज इक्वल टू 1.5। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा पिछले बारे क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इट इज कॉम्प्रिहेंशन। क्या क्या गिवन है इसमें, कंसिडर लाइन L1 एंड L2 डिफाइंड बाय L1 की इक्वेशन दे रखी है हमको, L2 की इक्वेशन दे रखी है। फॉर फिक्स्ड कांस्टेंट लैम्डा C be the locus of point P such that the product of distance of
point of P from L1 and distance of P from L2 is lambda square। ठीक है, तो P की डिस्टेंस L1 से और L2 से डिस्टेंस का प्रोडक्ट कितना है, लैम्डा स्क्वायर है। तो बेसिकली C क्या है, P का लोकस है, तो P को कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेंगे, h k मान लेंगे। P की डिस्टेंस इस वाली लाइन से क्या होगी, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। सिमिलरली हमने दूसरी लाइन से डिस्टेंस निकाल ली, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, लैम्डा स्क्वायर के। प्रोडक्ट उठा के लैम्डा स्क्वायर के बराबर रख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मॉड ओवर 2x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द लोकस ऑफ P। तो ये क्या है, C कर्व कौन सा बन गया, ये C कर्व बन गया। ठीक है, अब हम इसको क्या गिवन है, द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस c मीट द कर्व C एट R एंड S। तो डेफिनेटली R और S के हमको क्या निकालने में, कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। देन डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इज रूट ओवर 270। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली लाइन को C कर्व के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम ये वाली लाइन देखें y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो बेसिकली y माइनस 1 किसके बराबर है, 2x के। तो इस कर्व में हमने y माइनस 1 की जगह क्या रख दिया, 2x रख दिया। इट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 2। x कितना है, प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 लैम्डा। तो y कितना आ जाएगा, इसमें x की जगह ये वाली x रख दो, प्लस माइनस रूट 6 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो r के कोऑर्डिनेट प्लस के करस्पॉन्डिंग ले लिए हमने, और s के कोऑर्डिनेट हमने क्या, माइनस के करस्पॉन्डिंग ले लिए। देन आर एस का स्क्वायर कितना गिवन है आपको, 270 गिवन है। तो दिस टर्म माइनस दिस टर्म का होल स्क्वायर, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ रूट 6 लैम्डा इसका स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से कैलकुलेट करके लैम्डा लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, यानी कि बेसिकली लैम्डा कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है आंसर इसका, फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम बात करें डी की, तो डी क्या है हमारे पास, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस। जो आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, पहले तो आर एस की स्लोप कितनी होगी, पहले आर एस की स्लोप कितनी होगी, 2 होगी। और अगर आर एस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप की बात करें हम, तो वो कितनी होगी, -1/2। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ आर एस की जो परपेंडिकुलर की इक्वेशन होगी वो क्या आ जाएगी, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो लेट अस सपोज इसको इन्होंने क्या गिवन है, आर डैश और एस दे रखा है। तो इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन देखा, सबसे पहले अगर हम देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आर एस का मिड पॉइंट निकाल, आर एस के मिड पॉइंट की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 0 आ गया। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाले तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो आर एस का मिड पॉइंट कितना आ गया, 1। और आर एस के किसी भी परपेंडिकुलर की इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो 0,1 सेटिस्फाई इसमें करेंगे तो सम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ आर डैश एस डैश कितनी हो जाएगी, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। देयरफॉर y माइनस 1 कितना होगा, फिर x अपॉन 2। अगर हम इसके इंटरसेक्शन ऑफ कर्व निकालें r डैश और h डैश के कोऑर्डिनेट, तो हम लोग सिंपली c कर्व में क्या रख देंगे, y माइनस की जगह क्या रख देंगे, x माइनस 1/2 x सॉरी x अपॉन 2 रख देंगे। तो जैसे हमने x अपॉन 2 रखा, तो x स्क्वायर की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, 7x स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू 3 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर की जगह 9 रख दिया, तो x निकल आया हमारे पास प्लस माइनस 6 रूट 3/7 और 1 प्लस माइनस 3 रूट 3/7। तो r डैश के कोऑर्डिनेट आ गए, h डैश के कोऑर्डिनेट आ गए। तो r डैश की डिस्टेंस, r डैश h डैश की डिस्टेंस निकालो, वही सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो r डैश आ गया, d क्या है, r डैश h डैश के स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये d is the square of distance between r dash and h dash। r dash के कोऑर्डिनेट पता है, h dash के कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस आ जाएगी, उसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा 540/7। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 540/7, यानी कि 7 पे 14 है, 50।
अप टू 2 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। ये 3 मैट्रिक्स दे रखी है, एक ई दे रखा है, एक पी दे रखा है, एक एफ दे रखा है, कोई बात नहीं। Q is a non-singular matrix. It means कि उसका स्क्वायर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। Then which of the following is true? Basically it's a multiple choice क्वेश्चन, तो एक से ज्यादा आंसर इसके हो सकते हैं। तो हम लोग इसमें स्ट्रेटेजी क्या क्या फॉलो करेंगे, हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। तो सबसे पहले F जो है वो पी के बराबर है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, P को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, E से। तो PE निकाला तो ये हमारे पास सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन हुआ, क्योंकि डेफिनेटली फर्स्ट रो में केवल फर्स्ट एलिमेंट ही 0 है, तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा। सेकंड, फिर हम लोग P को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा P से मल्टीप्लाई करेंगे, किया तो ये आ गया, और हमने देखा ये किसके बराबर है, F के बराबर। तो डेफिनेटली ये वाली स्टेटमेंट सही है, दिस इज ट्रू, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम पी स्क्वायर निकालें। अगर आप पी स्क्वायर निकालोगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, आई आ रही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आ गया। सेकंड, अगर हम ई क्यू प्लस पी एफ इंटू क्यू इनवर्स की डिटर्मिनेंट की बात करें तो क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ ई क्यू प्लस पी एफ इंटू क्यू इनवर्स। चलिए ठीक है, देखते हैं। हमको पता है एफ इज इक्वल टू पीई पी है, एक काम करो दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर ई पी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट में क्या आ जाएगा, पी एफ आ जाएगा। पी स्क्वायर कितना है, आई के बराबर, तो पी एफ किसके बराबर होगा, ईपी के। तो इस वाले क्वेश्चन में हम पी एफ को किसके बराबर रख देंगे, ईपी के बराबर रख देंगे। अच्छा, अब देखो ईपी निकाला, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ई को कॉमन निकाल दिया। जैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ई इसको कॉमन निकाले तो ये कितना बन जाएगा, ई इंटू क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ई अगर आप निकालो तो ई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट आप निकालते हो तो ये कितना आता है, 0। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो आप इसके आरएचएस में देखें, ई क्यू है, ये भी 0 होगा, पी एफ किसके बराबर है, ईपी के बराबर है, तो ये भी 0 होगा। तो आरएचएस और एलएचएस दोनों 0 है, ये भी सही है, बी ऑप्शन भी ठीक है। आ, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन क्या है, ई एफ का होल क्यू इज ग्रेटर देन ई एफ का होल स्क्वायर। डेफिनेटली जब डिटर्मिनेंट ऑफ ई ही 0 है तो ये दोनों साइड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा इसका। डी ऑप्शन की बात करें, पी इनवर्स पी पी, अगर पी स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर है, तो अगर हम बोथ द साइड पी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो पी किसके बराबर होगा, पी इनवर्स के बराबर होगा। पी किसके बराबर है, पी इनवर्स के बराबर है, तो ये बेसिकली क्या आ गया, पीईपी आ गया प्लस एफ, और पीईपी की वैल्यू किसके बराबर है, एफ प्लस एफ, यानी कि 2f। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स क्या है, 2f है, तो 2f इसका ट्रेस कितना होगा, डायगोनल एंट्रीज का सम कितना होगा, 18 प्लस 1 19 प्लस 3 22, 22 इंटू 2, इसका ट्रेस कितना होगा, 44। अगर हम इसकी बात करें, पी इनवर्स एफ पी, पहले तो ये बताओ पी इनवर्स किसके बराबर है, पी इनवर्स इज इक्वल टू पी के बराबर, तो ये क्या लिखा है, बेसिकली पी एफ पी लिखा है, क्या लिखा हुआ है, पी एफ पी। अगर आप पी एफ पी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है, ई प्लस पी इनवर्स, तो पी इनवर्स एफ पी। तो बेसिकली क्या किया है मैंने, यहाँ पे पी इनवर्स एफ पी लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली हमारे पास क्या था, पी ई पी किसके बराबर है, एफ के,
पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो पी इनवर्स किसके बराबर आ गया, ईपी के, फिर पी इनवर्स से, फिर पी से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, पी इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू ई पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ई प्लस ई, तो ये क्या है, टू ई के बराबर है। और इसका अगर हम सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकालें तो वो कितना आएगा, सेम 18 प्लस 3, ई का अगर डायगोनल एलिमेंट का सम निकाले 18 प्लस 3 21, 22, 22 इंटू 2 44, दोनों का डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहा है 44 के बराबर, तो बी इज आल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, लेट एफ इज अ function which is defined from real to real, and it is defined as x square minus 3x minus 6 upon x square plus 2x plus 4, then which of the following question statements are true। तो ये स्टेटमेंट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमें देखना है एफ डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली हमें इसको डेरिवेटिव निकालना होगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, सिंपलीफाई किया, ये आ गया हमारे पास, इट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। क्रिटिकल पॉइंट इसके क्या होंगे, एक तो 0 होगा और एक -4 होगा, प्लस माइनस प्लस, ये कौन सा है, इस इंटरवल में ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, और इन दोनों इंटरवल में ये कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे फंक्शन कैसा जा रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लोकल मिनिमम। यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, और -4 से 0 के बीच में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट -4 से 0 के बीच में डिक्रीजिंग, तो डेफिनेटली -2 से लेके 0 के -1 के बीच में भी डिक्रीजिंग रहेगा। 0 के बाद फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो बी स्टेटमेंट भी ट्रू है हमारे पास। अगर हम इसकी एफ ऑफ n2 की बात करें तो ऑन टू कैसे निकालेंगे, जब रेंज किसके बराबर आ जाए, कोडोमेन के। तो कोडोमेन इसकी कितनी है, रियल है, तो रेंज भी कितनी आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। बट क्या इसकी रेंज रियल आएगी, देखते हैं। एक काम करो, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी निकालो, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी पे भी ये कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, -4 से 0 के बीच में, तो अगर 0 पे इसका लोकल मिनिमम निकालते हैं तो ये कितना बनेगा, लोग एक्स इक्वल टू 0 रख दिया हमने, तो -6/4, तो लोकल मिनिमम इसका कितना है, -6/4, यानी कि -3/2। और अगर हम लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं तो बेसिकली लोकल मिनिमा इसका कितना आ गया, -1/2। और लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं तो एक्स की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, -4 रखना पड़ेगा, तो मैक्सिमम मिल जाएगा। -4 रखने पर हमें ये कितना आता है, निकाल लेते हैं एक बार, तो -4 रखने पर ये कितना आएगा, 12 -6 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 16 -4 रखा है 8 +4, तो 12 16 28 28 में से 6 गए 22 बटे, अरे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, एक बार कितना आएगा, ये एक्स की जगह हमने कितना रखा, -4 रखा है, नहीं, तो ये बनेगा आपके पास 16 + 12 -6 अपॉन, ये कितना आएगा हमारे पास, 4 -4 रखा 16, -4 रखा 16 -8 +4, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 22 अपॉन
11 8 8 प्लस 4 12 बेसिकली 11/6 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी डेफिनेटली 1 से बड़ी आ रही है, तो यही क्या होगा, लोकल मैक्सिमा इसका क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। तो डेफिनेटली इसकी जो रेंज है वो रियल तो आएगी। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इट इज नॉट करेक्ट। इसकी रेंज इन्होंने क्या दे रखी है, -3/2 से 2 तक, नहीं है ये तो आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए एंड बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर कितना हो गया, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। आपको क्या गिवन है, तीन इवेंट है ई एफ जी। ई की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/8, एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/6, जी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4 और तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10। बेसिकली तीनों का इंटरसेक्शन मीनिंग कि तीनों इवेंट एक साथ हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10। For any event H, HC denotes its complement. Which of the following is true? तो इन चारों में से हमें ये देखना है कि कौन सा ट्रू है। ठीक है, अगर हमें इन चारों में से कौन सा ट्रू है ये देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले E की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, F की प्रोबेबिलिटी 1/6 और G की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो हम लोग इनका वेन डायग्राम बना लेंगे। तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/10। अलग अलग रीजन को हमने अलग अलग नाम दे दिए, जैसे इस वाले रीजन की वैल्यू हमने कितनी दे दी, प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी, ए दे दी। इस वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी हमने एक्स दे दी। उसी तरह से इस वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी हमने बी दे दी, इसकी वाई दे दी। ये तो गिवन था, तीनों का इंटरसेक्शन 1/10। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए प्लस एक्स प्लस वाई 1/8 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली सी प्लस जेड, सॉरी, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1/10 कितना, 1/8 के बराबर होना चाहिए। तो ए प्लस वाई प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 1/8 माइनस 1/10 विच इज इक्वल टू 1/40। सिमिलरली सी प्लस एक्स प्लस जेड कितना होगा, 3/20 के बराबर। और बी प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, 1/15 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमको पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जीसी। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जीसी क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ, ये वाला रीजन, इसमें जी नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली ये कौन सा रीजन बचा, ये वाला रीजन बचा, एक्स। अच्छा, एक्स जो आएगा वो यहाँ से कितना आएगा, 1/40 माइनस ए माइनस वाई, इस वाली इक्वेशन। तो डेफिनेटली x जो होगा, यानी कि ये टर्म जो होगा, ये हमेशा 1/40 से तो छोटा होगा ही होगा। ए करेक्ट है इसका। बी ऑप्शन की बात करते हैं अगर हम, ई एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ई नहीं होना चाहिए, एफ और जी हो, तो कौन सा वाला टर्म आ जाएगा, ये जेड वाला टर्म। ठीक है, ये कौन सा टर्म आ जाएगा, जेड वाला टर्म आएगा, तो ये इस वाले के यूज कर लेंगे। डेफिनेटली z जो होगा इट इज इक्वल टू 1/15 माइनस सी माइनस एक्स। तो डेफिनेटली z जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1/15, या यहाँ से भी बोल सकते हैं z लेस देन 3/20। इसकी वैल्यू लगभग कितनी आती है, पॉइंट, हाँ ये आ जाएगी आपके 1.5 और इसकी वैल्यू 0.15 से तो डेफिनेटली छोटी आएगी। तो बेटर आंसर कौन सा होगा, ये वाला बेटर आंसर होगा। ये मोर क्लोज रेंज दे देगा और ठीक रेंज दे देगा। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/15 से छोटी होगी। ये आंसर भी ठीक है। तीनों का यूनियन देखें तो डेफिनेटली ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर तीनों की यूनियन की बात करें, ई यूनियन एफ यूनियन जी, तो क्या होगा, इन तीनों का जो यूनियन होगा ये हमेशा तीनों की इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी के सम से तो डेफिनेटली छोटा होना चाहिए। किया हमने तो ये कितना आ गया, 13/24। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस बी यूनियन एफ यूनियन जी, ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसकी रेंज क्या है, इससे छोटी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 13/24। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 माइनस 13/24। तो बेसिकली 11/24। तो इसकी जो मिनिमम, जो इसकी जो वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी
मैक्सिमम वैल्यू कब होगी इस वाले टर्म की? जब ये क्या हो जाए आपके पास, इसकी सॉरी इसकी हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू देखें, अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये मिनिमम कब होगा? जब ये क्या हो जाए आपके पास, मैक्सिमम हो जाए। तो डेफिनेटली ये आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू हमेशा 11/24 से बड़ी होगी, तो ये तो नहीं होगा। क्लियर, क्लियर शॉर्ट्स आया, ये तो नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स एम डिनोट द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम दैट आई बी द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ई और एफ तीन मैट्रिक्स हैं, सच दैट आई माइनस ई एफ जो है एक इन्वर्टिबल है और जी इसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो अगर जी इसका इनवर्स है तो इन सारे ऑप्शन में से हमें चेक करना है क्या होगा। अगर जी इनवर्स इसका इनवर्स है तो दिस इनटू जी किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। तो आई माइनस ई एफ इंटू जी इज इक्वल टू आई, तो ये कितना हो जाएगा, एंड जी इंटू आई माइनस ई एफ दोनों ही आई के बराबर होंगे। अंदर मल्टीप्लाई किया तो ई एफ जी किसके बराबर आ गया, जी ई एफ के। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब ए बी और डी को चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले ए को अगर हम चेक करें तो हमको क्या पता है, एफ जी ई निकालना है ना यहाँ से, एफ जी ई। एफ जी ई की अगर हम बात करें तो जी की जगह हमने जी की वैल्यू रख दी, दैट मीन जी किसका इनवर्स था, आई माइनस ई एफ का, पुट कर दी हमने, कोई इशू नहीं। हमने कॉमन इनवर्स बाहर निकाल लिया तो बेसिकली ई इनवर्स पहले आ जाएगा, एफ इनवर्स बाद में आएगा और ये ऐसे में रहेगा। अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या, ये वाला टर्म आ गया इसका इनवर्स। ठीक है, अच्छा ई एफ जी ई क्या है, इसके इनवर्स के बराबर है, तो डेफिनेटली इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। अंदर मल्टीप्लाई करती है, ये बन गया आई के बराबर। फिर हमने अंदर मल्टीप्लाई करने की जगह हम लोग क्या करेंगे, एफ ई से बोथ द साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एफ ई से बोथ द साइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये एफ ई आ गया, आई इंटू एफ ई से एफ ई। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस वाले टर्म, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आई इंटू एफ ई हो जाएगा, एफ इनवर्स एफ आई दे देगा, ई इनवर्स ई आई दे देगा, तो बेसिकली क्या बना, ये आई बना। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो डेफिनेटली इनका डिटरमिनेंट भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए ऑप्शन भी सही है। अच्छा बी और डी दो में से कोई एक देखना है, क्या होगा ये बी और डी। बी ऑप्शन चेक करते हैं, आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी, आई माइनस एफ ई अपॉन इंटू आई प्लस एफ जी। एक काम करो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनना, आई प्लस एफ जी माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आ गया। अच्छा अब ये देखना, एफ जी ई एफ ई माइनस, हमको पता है जी जो है इसका इनवर्स था, जी अगर इसका इनवर्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके, आई के बराबर होगा। आई के बराबर होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ जी इंटू जी ई एफ, जी इंटू जी ई एफ किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। सॉरी जी इंटू ई एफ जी किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। जी इंटू ई एफ जी किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, क्योंकि जी से हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जी पहले कैसे आ जाएगा। हाँ तो ये कितना, क्या मैं कह सकता हूँ ई एफ जी जो होगा इट विल बी इक्वल टू जी माइनस आई। ई एफ जी किसके बराबर होगा, जी माइनस आई के। तो यहाँ पे हमने वही किया, ई एफ जी को किसके बराबर रख दिया, जी माइनस आई। अब देखो यहाँ से एफ जी ई, एफ जी और ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, एफ ई तो माइनस एफ ई, और तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एफ ई, कैंसिल आउट, तो बचा क्या, आई। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एस एन जो है जीरो से इन्फिनिटी से लेके रियल तक इज डिफाइंड एज दिस, सिंपली ये है। तो हमको दिख रहा है के एक्स और के प्लस वन एक्स, दोनों का डिफरेंस क्या है, एक्स। तो ये बेसिकली किस फॉर्म का है, टेन इनवर्स ऑफ, अगर हम इसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें तो के प्लस वन इंटू एक्स माइनस के एक्स अपॉन वन प्लस के इंटू के प्लस वन इंटू एक्स, यही आएगा। तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस टर्म। देखिए ये दोनों कंजुगेटिव टर्म्स हैं, तो मैटर ऑफ डिफरेंस लगाएंगे, हाइयर रैंक टर्म में अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। लोअर रैंक टर्म में लोअर लिमिट रखेंगे तो ये टेन इनवर्स एक्स आ गया। तो एस एन किसके बराबर आ गया, टेन इनवर्स ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अगर हम एच टेन निकालें, यहाँ पे एच टेन किसके बराबर था, ये एन की जगह हमने क्या रख दिया, टेन रख दिया, तो ये आ गया। तो इट इज नथिंग बट बेसिकली क्या बन जाएगा ये, cot inverse of 1 plus 11 x square upon 10x, and cot inverse is 5 by 2 minus tan inverse of same thing। यहाँ क्या, A is correct option। cot of Sn निकालना है, cot of Sn, तो Sn क्या है हमारे पास, ये आया था ना, तो इसका अगर हम cot इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो गए। एज ये पूरा टर्म कैसा है, पॉजिटिव है, तभी हमने बिना कुछ पाई यूज किए सीधा डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि ये डिफाइंड कहाँ से है, एक्स की वैल्यू जीरो से इंफिनिटी तक, तो कोई टेंशन है नहीं हमें रेंज वगैरह चेक करने की इसकी। तो ये आ गया हमारे पास एस एन, कहाँ गया ये। अब कॉट ऑफ एस एन निकालेंगे तो टेकिंग कॉट, कॉट को द साइड ले रहे हैं तो कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास ये सीधा क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ एस एन इज दिस टर्म। लिमिट क्या लगी हुई है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक काम करो एन से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा, वन बाई एन प्लस वन बाई एन इंटू एक्स अपॉन एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इट इज नथिंग बट एक्स। तो अब बी भी बिल्कुल करेक्ट है। सी की अगर हम बात करें, एस थ्री इज इक्वल टू पाई बाई फोर, अगर हम एन की जगह थ्री रख देंगे तो एस थ्री हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है, पाई बाई फोर, यानी कि थ्री एक्स अपॉन वन प्लस फोर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्वाड्रेटिक बनी जिसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस देन जीरो, तो इसके नो सोल्यूशन आएंगे, बट इसने बोला है रूट है एक जीरो में, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो, एस एन रखो टेन ऑफ एस एन, तो एस एन क्या आएगा, ये है टेन इनवर्स, तो एस एन क्या होगा, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर आप इसकी रेंज निकालोगे अलग अलग, इवन चाहे आप एन की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख लो, या रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से देख लो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वन बाई टू से नहीं आएगी, छोटी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो ये भी ऑप्शन जो होगा हमारे पास गलत होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी, सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन की पे बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सी का साइड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जनरल सी स्टेटमेंट है, अल्फा बीटा बी द रियल नंबर सच दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर satisfy this equation lies on this circle। तो बेसिकली ये सर्कल होगा जिसका सेंटर कितना होगा, माइनस फाइव बाई टू कॉमा थ्री बाई टू, एंड इसका रेडियस कितना होगा, फाइव बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, तो कुछ रेडियस आएगा इसका, हमें जरूरत नहीं है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, पहले तो ये देखो z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई फोर के बराबर है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या है, रियल नंबर, दैट मींस एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, तो एक्स एक्सिस के हम इंटरसेप्ट देख लेते हैं इस वाले सर्किल पे, तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट देखना है तो हम लोगों को y क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा, और y अगर हम जीरो रखते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू माइनस वन एंड x इज इक्वल टू
-4, यानी कि ये -1 और -4 आ गए यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, ये कितना दे रखा है हमको, π/4 दे रखा है, तो डेफिनेटली जो अल्फा आएगा, अल्फा की वैल्यू जो आएगी, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, आई थिंक अल्फा कितना आएगा, 1 आएगा, हाँ ये है 1 आएगा, एंड बीटा कितना आ जाएगा, 4 आएगा, तभी इनका आर्ग्यूमेंट π/4 हो पाएगा। क्लियर? तो डेफिनेटली अल्फा कितना हो गया, 1 हो गया, अल्फा बीटा कितना हो गया, 4 हो गया। अनदर इजी क्वेश्चन, तो अल्फा 1 नहीं है, बीटा 4 है, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन पे, इसमें क्या लिखा है, तो ये सारे क्वेश्चन इंटीजर टाइप में, 7 2, ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, मैंने इंस्ट्रक्शन इसके हटा दिए, तो मुझे याद नहीं रहा कि ये इंटीजर टाइप थे कि न्यूमेरिकल, कोई इशू नहीं। तो पहला 17 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x बिलोंग्स टू रियल, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन के रियल रूट कितने होंगे। कभी भी अगर मॉड लगता है तो हम लोग उसके क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉड के अंदर की जो वैल्यू है उसकी, इसे हम किसके बराबर इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर। तो हम x² - 1 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-1 आएगी, +-1 आएगी अगर 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, -1 एंड +1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इस 3 इंटरवल बनेंगे, ये 3, जिसमें x² - 1 की वैल्यू -1 से लेके 1 में नेगेटिव होगी, और आपको पता है नेगेटिव का मॉड कैसे खुलता है, नेगेटिव साइन के साथ। तो हमने x² - 1 की जगह क्या रख दिया, 1 - x², और बाकी के इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल में एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो ये आ गया सीधा डायरेक्टली, ओपन किया, इक्वेशन ये बनी, इसमें ये बनी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट निकाले, तो ये 2 रूट आई, 1 + √13/2 एंड 1 - √13/2, दोनों ही रूट इन इंटरवल, इस वाले इंटरवल में लाई कर। तो इसका मतलब इधर से 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। सिंपली इसके हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकाले और देखा कि ये दोनों रूट जो है, ये दोनों के दोनों इस वाले इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन ऑब्वियसली लाई करेंगे, रूट 141 अप -1 ± √41/141/40, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एबी की लेंथ गिवन है, ये रही AB की लेंथ, यानी कि C की वैल्यू √23 गिवन है, BC यानी कि A की वैल्यू 3 गिवन है, और CA यानी कि B की वैल्यू कितनी, 4 गिवन है। आपको cot A + cot C अपॉन cot B निकालना है। तो सीधा सिंपल cot A का फॉर्मूला देखते हैं। cot A कितना होता है, अगर हम एक A के लिए निकाल लें तो cot A क्या होगा, cos A अपॉन sin, ठीक है। cos A अगर आप देखो तो cos A कितना आएगा हमारे पास, B² + C² -A² / 2BC। और अगर हम sin A की बात करें तो डेल्टा एरिया क्या होता है, हाफ BC sin A। तो बेसिकली sin A कितना आएगा, 2 डेल्टा अपॉन BC। तो sin A कितना आएगा, 2 डेल्टा अपॉन BC, मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दिया इन दोनों को, तो BC से ये BC कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, cot A कितना बनेगा, B² + C² -A² अपॉन 4 डेल्टा, पुट कर दिया है। बी और बी, सी और ए की वैल्यू के साथ हमने पुट कर दिया, ये आया, ये आया, ये आया। देख क्लियरली 4 डेल्टा से सारे कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों को ऐड करोगे आप इन दोनों को, तो हम देखेंगे इससे ये कैंसिल आउट हुआ, C² से ये C², ऊपर क्या बचा, 2B², ये सब कैंसिल आउट हो गए थे, बचेगा ये डिनोमिनेटर। ए की वैल्यू गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर 1 का। लेट u, v and w be vector in 3-dimensional space where u and v are unit vector which are not perpendicular to each other, यानी कि u dotted v is not equal to 0। सिंपल सा फंडा, ठीक है।
u डॉट w हमको 1 दे रखा है, v डॉट w 1 दे रखा है, w डॉट w हमको 4 दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose adjacent side are represented by u v w। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, बॉक्स ऑफ u v और w। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको, √2 गिवन है। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। और इसका स्टैंडर्डली अगर हम लोग डिटरमिनेंट से एक्सपेंड करें तो क्या होगा, u डॉट v u डॉट u डॉट v u डॉट w v डॉट u v डॉट v v डॉट w v डॉट, ठीक है ये सारा u डॉट u मॉड ऑफ u का होल स्क्वायर। कैसा है, u यूनिट वेक्टर है तो 1 आ जाएगा। u डॉट v हमको कितना दे रखा है, u डॉट v नहीं दे रखा है, u डॉट v एज इट इज रख दिया। u डॉट w भी हमको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, u डॉट w हमको 1 दे रखा है, पुट कर दिया। v डॉट u सेम ही बात हो गई है दोनों, इसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर है 1 होगा, ये हमको 1 दे रखा है v डॉट w, ठीक है। उसी तरह से v डॉट u 1, w डॉट v 1 और w डॉट w ऑलरेडी आपको 4 दे रखा है इक्वल टू 4। बार बार u डॉट v ना लिखना पड़े, दोनों सेम ही कोई चीजें हैं, तो हमने इसको क्या मान लिया, लैम्डा सपोज कर लिया। तो बेसिकली जब डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी। एक तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या बनेगा, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, यानी कि लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू हाफ। यानी कि u डॉट v या तो 0 होगा या हाफ होगा। u डॉट v 0 हो नहीं सकता, पहले ही हमने लिख दिया कि u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर वेक्टर। तो u डॉटेड v की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले टर्म की, तो हमने इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाली। इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर निकालें तो 3u का होल स्क्वायर प्लस 5v का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा ये हमारे पास 15 इंटू 230 u डॉट v। तो ये कितना बना हमारे पास, 3u का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 5v का होल स्क्वायर, v तो एक यूनिट वेक्टर है तो 5 का होल स्क्वायर 50, 25, 30 u इंटू v, u डॉटेड v की वैल्यू हाफ है, पुट कर दी हाफ, तो ये कितना आ गया 49। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू 49 हो गई। तो ये वाला इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके रूट कर देंगे बोथ द साइड, तो ये आंसर इसका 7 आ जाएगा। इस वाले इंटीजर टाइप का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। तो बेसिकली ये पेपर 1 था मैथमेटिक्स का, जेई एडवांस 2021 का। अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो पेपर में इतने कोई मतलब, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, बट एडवांस लेवल की बात करें इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो। बस एक पेपर में प्रॉब्लम थी कि कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा थी, थोड़ा सा पेपर लेंदी था, बट यू कैन डू इट इन 1 hour 20 minutes और 1 hour 10 minutes अगर आप सीधा डायरेक्टली से करना चाहो। इवन दो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी बट पेपर वाज लिटिल बिट इजी। तो ठीक है, तो ठीक है फिर, ओके फिर, थैंक यू।